अच्छा बच्चों, अभी जो टॉपिक हम पढ़ने वाले वो है द ब्लड वेसल्स एंड द नर्व्स ऑफ थॉरिक्स। आउटलाइन ये कि कार्डियक पेन एक टॉपिक रहता था, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। लार्ज thoracic वेन्स, उसमें ब्रैकियोसेफेलिक स्पीरिया वेना केवा, एसाइकस वेन्स, इंफ्रा वेना केवा, पल्मोनरी वेन्स, इनफैक्ट मतलब कि जो थॉरिक्स से वेसल्स गुजरती हैं वो सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद लार्ज thoracic आर्टरीज है जिसमें एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक है, और थोरेसिक नर्व जिसमें वेगस नर्व, फ्रेनिक नर्व और सिंपैथेटिक ट्रंक है। कार्डिक वेन्स की बात करते हैं तो हार्ट की वॉल का जो ब्लड है वो ड्रेन होकर राइट एट्रियम में आता है। ठीक है, क्योंकि हार्ट की भी अपनी सर्कुलेशन है, जिस तरह बॉडी की सिस्टेमिक सर्कुलेशन से सारा ब्लड वापस आकर राइट एट्रियम में ड्रेन करता है ताकि उसे ऑक्सीजनेट किया जाए और आगे पंप किया जाए। उसी तरह हार्ट का जो अपनी सर्कुलेशन का ब्लड है वो भी वापस राइट एट्रियम में ही आता है। आता किसके थ्रू है? कोरोनरी साइनस के थ्रू। ठीक है, ये क्या चीज़ है कोरोनरी साइनस या कोरोनरी, जो आपका दिल करे बोले, लार्ज डायलेटेड वेन है। ठीक है, जो एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव के पोस्टीरियर पार्ट में, आपको ये तो पता है ना कि एट्रियो और वेंट्रिकल के जो ग्रूव्स हैं, ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकल ग्रूव ये एक एंटीरियर साइड पर है और ऐसा ही एक पोस्टीरियर साइड पर है जो एट्रियो और वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर है, तो ये बैक साइड पर है। ठीक है, किसके अंदर है? कोरोनरी सल्कस के अंदर है। कोरोनरी सल्कस क्या है? वो ग्रूव है और उसके अंदर जो वेसल पड़ी है उसका नाम है कोरोनरी साइनस। ठीक है, अब ये जो साइनस है ये खुद कहाँ एम्प्टी करती है? राइट एट्रियम में, उस जगह पर जहाँ इंफीरियर वेना केवा है उससे लेफ्ट। ठीक है, अब तीन मेन वेन्स हैं जो हार्ट की वॉल को ड्रेन करती हैं और ये खुद आकर कोरोनरी साइनस में खुलती है। ग्रेट कार्डिक वेन है, मिडिल कार्डिक वेन है और स्मॉल कार्डिक वेन है। अब इनमें से ये जो सब वेन्स हैं ये किसी स्पेसिफिक कोरोनरी आर्टरी को कंपनी करती हैं। ठीक है, यानी उसकी साइड से ड्रेन करती हैं। जैसे कि जो ग्रेट कार्डिक वेन है वो उस साइड को ड्रेन करती है जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी को, मतलब उसकी टेरिटरी में आता है, और फिर कोरोनरी साइनस के भी लेफ्ट एंड को ज्वाइन करती हैं। यानी कि अगर समझें कि ये हार्ट का पोस्टीरियर व्यू है, ये इंटीरियर व्यू है, तो उस हिसाब से ये वाली साइड लेफ्ट हो गई, ये वाली राइट साइड हो गई। तो ये वाली जो वेसल है ग्रेट कार्डिक वेन, ये इस वाली टेरिटरी को ड्रेन करती है, और कोरोनरी साइनस जो यहाँ पे थिक सी वेसल मौजूद है ना, ये इसके भी लेफ्ट साइड को आकर ज्वाइन करती है, इसके अंदर ओपन अप होती है। जो मिडल और स्मॉल कार्डिक वेन्स हैं वो उस एरिया को, उस टेरिटरी को ड्रेन करती हैं जो जिसको सप्लाई राइट कोरोनरी आर्टरी करती हैं। तो ये कोरोनरी साइनस की लेफ्ट साइड पर आकर ओपन अप होती हैं, और फिर ये कोरोनरी साइनस खुद जाकर राइट एट्रियम के अंदर ओपन अप होता है बैक साइड से। ठीक है, जैसे इस वाली पिक्चर में देखें, यहाँ पर डायलेटेड जो वेसल है वो क्या है? वो कोरोनरी साइनस है। ये वाली साइड राइट है क्योंकि हम पीछे से देख रहे हैं। नॉर्मली हम ऐसे करते हैं ना, ये वाली साइड राइट और ये वाली लेफ्ट करते हैं, वो एंटीरियर व्यू के लिए होता है, जब व्यू एंटीरियर हो। अभी क्योंकि ये वाला व्यू पोस्टीरियर है इसलिए ये साइड राइट है, ये साइड लेफ्ट है। ठीक है, अब देखिए कि राइट साइड पर मिडिल कार्डिक वेन और स्मॉल कार्डिक वेन आकर इस कोरोनरी साइनस में ड्रेन कर रहे हैं ये, जबकि दूसरी साइड पर देखें तो ग्रेट कार्डिक वेन आकर इसमें ड्रेन कर रही है, और ये खुद कहाँ खुलता है? आकर यहाँ इसके अंदर राइट एट्रियम में जाकर। अच्छा, लार्ज thoracic वेन्स की बात करते हैं तो ब्रेकियोसेफेलिक और एजाइगस वेन्स और स्पीरियर वेना केवा, ये तीन वेन्स हैं जो थॉरिक्स में मौजूद हैं। ब्रेकियोसेफेलिक, एजाइगस एंड स्पीरियर वेना केवा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे इंफीरियर वेना केवा का जिक्र क्यों नहीं है, वो आगे आपको पता चल जाएगा। अब ये कहाँ से ब्लड ड्रेन करती है? हेड से, नेक से, अपर लिम्स और थॉरिक्स से। जो इंफीरियर वेना केवा है वो ब्लड ज़्यादातर बॉडी के उस लेवल से रिसीव करती है जो डायफ्राम के नीचे है। आपको पता है कि डायफ्राम के नीचे एब्डोमेन है, इसलिए थॉरिक्स में इसकी सिर्फ अपीयरेंस को कंसीडर किया जाता है कि जितना ये ड्रेन करती है, लेकिन टेरिटरी इसकी ड्रेनेज वाली क्योंकि डायफ्राम से नीचे है इसलिए लार्ज वेन्स में इसको इसकी मौजूदगी की वजह से कंसीडर किया जाता है, इसकी ड्रेनेज की वजह से नहीं। ठीक है, पहले बात करते हैं ब्रेकियोसेफेलिक वेन्स की। राइट और लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन्स जो है कैसे बनती हैं? ये रूट ऑफ नेक पे बनती हैं जब दोनों साइड की सबक्लेवियन और इंटरनल जगुलर वेन्स जो हैं
वो ज्वाइन करती हैं। अब सबक्लेवियन वेन आपको पता है अपर लिम्ब से वापस आ रही होती है ब्लड लेकर, और इंटरनल जगुलर वेन जो है ये हेड से, ठीक है, हेड और नेक से ब्लड लेकर वापस आ रही होती है, ये रूट ऑफ नेक पे ज्वाइन करती हैं और वहाँ से ये मिलकर बनाती है ब्रेकियोसेफेलिक वेन। जो लेफ्ट वाली ब्रेकियोसेफेलिक वेन है, अब आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएंगे कि हार्ट कैसे आपके चेस्ट में लोकेटेड है। आप ऐसे इस तरह इमेजिन करें कि आप जैसे सीधे बैठे हैं ना, अगर कोई लेटा नहीं हुआ तो आप ऊपर से नीचे अपने हार्ट की तरफ देख रहे हैं, आपको पता है आपका हार्ट किधर लोकेटेड है और किस तरफ डायरेक्टेड है। अब देखें कि लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन यानी कि लेफ्ट आर्म से आती हुई आपकी सबक्लेवियन वेन वापस, और लेफ्ट साइड ऑफ द हेड से उतरती हुई आपकी लेफ्ट जुगुलर वेन, वो कंबाइन करती हैं। अब वो ऑब्लिकली नीचे आती हैं राइट साइड पे थोड़ा सा, क्योंकि राइट एट्रियम राइट साइड पर जाहिर है उसमें आना है वेन में, और मेनोब्रियम स्टर्नाई के पीछे आती हैं और जहाँ पर एओर्टिक आर्च है उसके सामने। अब जबकि जो राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन है वो तकरीबन शॉर्ट सी है, क्योंकि वो राइट एट्रियम के ज़्यादा करीब है और वो तकरीबन वर्टिकली नीचे आती है। तो ये दोनों ब्रेकियोसेफेलिक वेन मिलकर सुपीरियर वेना कैवा बनाते हैं। अब आपके सामने जो पिक्चर हम इसको देखेंगे, ये रही राइट साइड क्योंकि ये फ्रंट व्यू, ये रही लेफ्ट साइड। अब राइट साइड पे पहले लेफ्ट साइड को देखते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड से देखिए, ये आ रही है सबक्लेवियन वेन, ये वाली जो वेन है, ठीक है, ये सबक्लेवियन है, और ये जो ऊपर से नीचे आ रही है ना, ये जगुलर वेन है, ठीक है, इंटरनल जगुलर वेन। इन्होंने ज्वाइन किया और देखिए तकरीबन ऑब्लिकली डिसेंड कर रही है और ये नीचे आ रही है। और राइट साइड से कौन सी आ रही है, ये राइट साइड की सबक्लेवियन है, ये राइट साइड की इंटरनल जगुलर है। इन दोनों ने कंबाइन करके राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन बनाई, और ये दोनों जहाँ कंबाइन हुई वहाँ से नीचे वाली वेसल को उन्होंने क्या लिखा है, सुपीरियर वेना कैवा, ये, और ये राइट एट्रियम में जाकर ओपन अप होगी, ठीक है। सुपीरियर वेना कैवा की बात करें, अभी जिक्र किया था कि दो ब्रेकियोसेफेलिक वेन्स के मिलने से बनती है, ठीक है। अब ये हेड एंड नेक से सारा ब्लड और अपर लिम्ब से ड्रेन करती है। उसके बाद जाइगस वेन इसके बैक साइड पे, इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे ज्वाइन करती है, इससे पहले कि ये जो सुपीरियर वेना कैवा है ये पेरिकार्डियम के अंदर इंटर हो जाए। आपको एक बात याद है कि जब हमने पेरिकार्डियम पढ़ा था तो पेरिकार्डियम के बारे में एक बात पढ़ी थी कि एक तो हार्ट को कवर करता है, उसके अलावा जितनी ग्रेट वेसल्स हैं उनकी जो आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, उनके साथ भी ये मर्ज हुआ होता है, ठीक है। तो यही वजह है कि जो सुपीरियर वेना कैवा है ना, इसके बारे में लिखा है कि पोस्टीरियर वेना एस्पेक्ट ऑफ सुपीरियर वेना कैवा में जाइगस वेन ज्वाइन करती है उस पॉइंट पे जब ये पेरिकार्डियम में जस्ट बिफोर इट एंटर्स द पेरिकार्डियम, क्योंकि सुपीरियर वेना कैवा का भी थोड़ा सा ऐसा पेरिकार्डियम के अंदर है, ये वही पॉइंट है जहाँ पे वेसल्स के साथ मर्ज हुआ था, ठीक है। जाइगस वेन्स की बात करते हैं तो जाइगस वेन के अंदर एक मेन अजाइगस वेन है, एक इंफीरियर अजाइगस वेन, हेमी अजाइगस वेन है, और एक सुपीरियर हेमी अजाइगस वेन है। अभी तक आपको पता चल गया होगा कि हेमी का मतलब होता है हाफ, ठीक है। अभी क्यों ऐसा देखते हैं। अब कलेक्टिवली ये ब्लड लाती कहाँ से है, ये ब्लड लाती हैं पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इंटरकोस्टल स्पेसिस से, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से, पेरिकार्डियम से, डायाफ्राम से, ब्रोंकाइस और इसोफेगस से, ठीक है। एंड बैक साइड ऑफ द थोरेसिक वॉल जिसमें इंटरकोस्टल स्पेसेस आ गई, बैक साइड ऑफ एब्डोमिनल वॉल, पेरिकार्डियम से, डायाफ्राम से, ब्रोंकाई और इसोफेगस से। अब इस पिक्चर में देखिए जो ग्रीन से हाईलाइटेड है ना बच्चों, ये है मेन एजाइगस वेन, ठीक है। देखेंगे ये असेंड कर रही है ना, और असेंड करके जाके इस ब्लू के अंदर एंटर हो रही है। ब्लू क्या चीज़ है, ब्लू सुपीरियर वेना कैवा है। अब आप देखें कि जो इन्होंने डिमार्केशन दिखाई हुई है ना, जहाँ से कलर चेंज है, ये वो हिस्सा है जहाँ से हार्ट को पेरिकार्डियम ने इनक्लोज किया हुआ है। अब कहते हैं कि जिस पॉइंट पर पेरिकार्डियम सुपीरियर वेना कैवा एंटर हुई है, बिल्कुल उससे पहले ये आकर सुपीरियर वेना कैवा में एंटर हो गई, यही जिस पिक्चर में शो किया। लेकिन कुछ हिस्सा सुपीरियर वेना कैवा का ये थोड़ा सा नीचे भी है पेरिकार्डियम के अंदर। अच्छा, मेन अजाइगस वेन जो है इसका ओरिजिन वेरिएबल है, ठीक है। ज़्यादातर ऐसे बनती है कि जो राइट साइड की लंबर वेन है, असेंडिंग लंबर वेन, ठीक है, वो, और राइट सब कोस्टल वेन एब्डोमेन में मिलकर इसे बनाती हैं, ठीक है। अब ये एब्डोमेन पढ़ने के बाद ही क्लियर होगा। शॉर्ट सिर्फ ये कि जिस जगह पे किडनीज होती हैं ना, वो वाला लंबर रीजन है, और सब कोस्टल, सब का मतलब होता है नीचे, जहाँ पर रिब्स खत्म होती हैं उससे नीचे का एरिया सब कोस्टल, ठीक है।
एक यानी लंबर साइड की, एक सबकोस्टल वेन जो है एब्डोमेन की, जब ये कंबाइन करती है तो ये मेन अजाइगस वेन बनाती है। अभी क्या करती है, आपको याद होगा मैंने बताया था डायफ्राम में ओपनिंग्स हैं जिसमें से स्ट्रक्चर टू एंड फ्रो फ्रॉम थॉरिक्स एंड एब्डोमेन पास करते हैं। अब क्योंकि ये एब्डोमेन में बन रही है तो उसने ऊपर जाना, ये उसी रास्ते से गुजरती हुई जाएगी, ठीक है, राइट साइड ऑफ एओर्टा से कहाँ तक, जहाँ तक फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा T5 का लेवल है, वहाँ ये आर्च करके जहाँ पे राइट लंग का रूट है ना, आप समझ रहे हैं ना कि आपको ये तो याद है ना कि T4-5 के टी स्टर्नल एंगल है T4-5 के सामने, उसके सामने बाइफर्केशन है ट्रेकियाई ब्रोंकाई की, ठीक है, और उसके जहाँ पे रूट वो पॉइंट है जहाँ से स्ट्रक्चर्स लंग के अंदर इंटर कर रहे हैं, उसके आगे से ये होकर, ठीक है, राइट लंग के आगे से होकर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्पिरो वेना कैवा में जाएगी। अब ये जो अजाइगस वेन है ना, इसकी न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज हैं, इसके अंदर 8 लोअर इंटरकोस्टल वेन्स आती हैं, इसके अंदर सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन आती है, इसके अंदर सुपीरियर और इंफीरियर हेमी अजाइगस वेन्स आती हैं, यानी कि मेन के अंदर आकर ये सब ड्रेन करती हैं, और इसके अलावा और मीडियास्टल वेन्स हैं। इसकी मल्टीपल वेरिएशन है, जो सबसे कॉमन अरेंजमेंट है वो यहाँ पर मेंशन है, ठीक है, कभी एक लेवल ऊपर नीचे और ट्राइब्यूटरीज इसकी डिफरेंट हो सकती हैं। अब हेमी क्यों कहा था वेन को, ये यहाँ से ही चीज़ क्लियर होगी बच्चे, इंफीरियर हेमी अजाइगस वेन है और सुपीरियर हेमी अजाइगस वेन है, इनके लेवल्स की वजह से इंफीरियर नीचे की तरफ है, सुपीरियर हेड के करीब है, ठीक है, यानी कि ऊपर वाली साइड पर है। अब देखेंगे लेफ्ट असेंडिंग लंबर वेन और लेफ्ट सब कोस्टल वेन जो है एब्डोमेन में, ये मिलकर इंफीरियर हेमी अजाइगस वेन बनाते हैं एज कम्पेयर टू राइट साइड वाली। जब राइट साइड की असेंडिंग लंबर और सब कोस्टल कंबाइन हुई थी तो उन्होंने मेन अजाइगस वेन बनाई थी, लेकिन यहाँ हेमी है, ठीक है। वजह देखते हैं आगे। अब ये लेफ्ट क्रस्ट लेफ्ट साइड है, डायफ्राम की लेफ्ट लेग है, वहां से ये असेंड करते हैं 8 थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल तक। देखिए T5 तक नहीं जा रही है, आधे रास्ते तक जा रहे हैं, दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड हेमीजाइगस, ठीक है। 8 थोरेसिक वर्टिब्रा तक जा रहा है, वहां से राइट साइड पर मुड़ा और मेन अजाइगस वेन को इसने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। इसकी ट्राइब्यूटरीज मतलब ब्रांचेस क्या है इसकी, लेफ्ट लोअर लेफ्ट इंटरकोस्टल वेन्स और मीडियास्टल वेन्स। अगर आपको इसका सिर्फ ये भी याद हो कि ज़ाइगस वेन्स बनती किससे हैं और शॉर्ट शॉर्ट सिलेबस का रूट, तो ये इनफ है, ठीक है। अब सुपीरियर हेमीजाइगस की बात करते हैं, तो ये जो ऊपर का पोर्शन है ना, जो काउंटर साइड पे राइट मेन जाइगस के अंदर आता है, वो अब सुपीरियर हेमीजाइगस में चला गया। आगे पिक्चर से क्लियर करते हैं, ठीक है। लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन्स और 4 से 8 इंटरकोस्टल वेन्स जो है ना मिलकर सुपीरियर हेमीजाइगस वेन्स बनाती हैं। अब ये भी अजाइगस वेन को ज्वाइन करेंगे कहाँ पर, 7th थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल तक। इस वाली पिक्चर में देखें, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। आप देखेंगे ये राइट असेंडिंग लंबर वेन है और इसके अंदर सब कोस्टल वेन ज्वाइन कर रही है ना ये, तो ये बन गई एजाइगस वेन और ये पूरी ऊपर तक जा रही है, ठीक है, स्पिरिवाना कैवा के अंदर इंटर हो रही है जाकर, ये एसवीसी स्पिरिवाना कैवा। इसकी निस्बत दूसरी तरफ देखिए तो लेफ्ट असेंडिंग लंबर वेन जैसे इसके सामने थी, उसके सामने सब कोस्टल वेन मिलने से आधे रास्ते तक हेमीजाइगस वेन बनी थी। अब ऊपर वाला जो हिस्सा है वहाँ से क्या है, बाकी के जो इसके सामने काउंटर वाली जो इंटरकोस्टल वेन्स है ना, यहाँ वाली, वो बजाय मेन में खुलने के पहले वो नीचे आती हैं, डिसेंड करती हैं और क्या बनाती हैं, एसेसरी या सुपीरियर हेमीजाइगस वेन, तो ये जाकर मेन ट्रंक में चली गई है। अब ये मेन ट्रंक दोनों मिलकर ना एक ही बनकर जाकर स्पिरिवेना कैवा में ओपन हुआ, तो इसलिए राइट साइड वाली मेन अजाइगस है, लेफ्ट वाली दो में डिवाइड होकर जाती है, इसलिए वो हेमी अजाइगस है। सुपीरियर ऊपर वाली है, इंफीरियर नीचे वाली है। इस पिक्चर में देखें, इसमें आपको हेमियोजाइगस की एंट्री का समझ आ जाएगी कि ये जाकर मेन में जा रही है और मेन ही जाकर स्पिरोवेना कैवा में ओपन हो रहा है। लार्ज थोरेसिक वेन्स में अजाइगस और ब्रेकियोसेफेलिक के अलावा जो वेन स्पिरोवेना कैवा के लिए इंपॉर्टेंट है वो इंफीरियर वेना कैवा है, लेकिन इसकी क्योंकि ब्रीफ अपीयरेंस होती है इसको बहुत डीपली डिस्कस नहीं करते। रूट इसका ये है कि सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम को पिरस करती है कहाँ पर, T8 के लेवल पर। आपको याद होगा वेना कैवा में 8 लेटर्स थे तो उसके T8 के लेवल पर, और तकरीबन उसी टाइम ये लोएस्ट पार्ट ऑफ राइट एट्रियम पे इंटर कर जाती है। पल्मोनरी वेन्स की बात करते हैं, 2 पल्मोनरी वेन्स हर ईच लंग से एग्जिट करेंगी, यानी कि 4 है टोटल, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम ऑफ हार्ट में लेकर आएंगी।
इस वाली पिक्चर में देखेंगे पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट एट्रियम में ला रही है ब्लड, इन्फीरियर वेना केवा फौरन नीचे से असेंड करते ही यहाँ, क्योंकि आपको पता है ना कि देखें हार्ट किस पे रेस्ट कर रहा है, डायफ्राम पे, इन्फीरियर वेना केवा बनते ही जाकर यानी बनी तो नीचे असेंड करते ही चली गई है हार्ट के अंदर, इसलिए थॉरैक्स में इसकी ब्रीफ अपीयरेंस है। लार्ज वेसिक आर्टरीज की बात करते हैं तो एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक जो है वो लार्ज आर्टरीज हैं थॉरैक्स में। अब ये दो वेसल्स हैं ना, ये सारे के सारे आर्टीरियल फ्लो को राइज करती हैं थॉरैक्स में, ठीक है। एओर्टा सिस्टेमिक सर्किट का फ्लो देता है, यानी कि वो ब्लड जो बॉडी में जाएगा, और पल्मोनरी ट्रंक वो वाला ब्लड सप्लाई करता है जो पल्मोनरी सर्किट या लंग्स में जाएगा, ठीक है। ये तो पता है ना कि एट द सेम टाइम दो टाइप ऑफ सर्कुलेशन चल रही थी बॉडी में, बायो से पढ़ जाते हैं मैट्रिक में, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक। तो कहाँ से स्टार्ट होती है, पल्मोनरी ट्रंक से पल्मोनरी सर्किट और एओर्टा से सिस्टेमिक सर्किट, ठीक है। इस वाली पिक्चर में देखिए, इसमें तकरीबन सब वेसल्स आपके सामने विजिबल हैं, इसको बाद में डिस्कस करते हैं, आगे भी पिक्चर्स हैं। एओर्टा की बात करते हैं तो एओर्टा मेन आर्टीरियल ट्रंक है, ठीक है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट से बाकी टिश्यूज में पहुंचाता है। इसके चार पार्ट्स हैं, असेंडिंग एओर्टा है, आर्च ऑफ एओर्टा है, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा है और एब्डोमिनल एओर्टा है, ठीक है। ये देखिए जो ऊपर की तरफ जा रही है ये है असेंडिंग, उसके बाद जो आर्च कर रही है ऐसे ये आर्च ऑफ एओर्टा है, ठीक है। नीचे जो आ रही है डिसेंडिंग, उसको डिसेंडिंग भी लिखते हैं, कहीं पे थोरेसिक एओर्टा भी लिखा है, और थॉरैक्स के लेवल से जो नीचे है ना डायफ्राम से नीचे, वो एब्डोमिनल एओर्टा है, ठीक है। यहाँ हम सिर्फ पहली तीन की ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे, एब्डोमिनल एओर्टा सेकेंड में। अच्छा, एओर्टा की में सबसे पहले असेंडिंग एओर्टा की बात करते हैं तो ये कहाँ शुरू होती है, बेस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल पे। बेस क्यों कहा, क्योंकि वेंट्रिकल आपको पता है कॉनिकल शेप की होती है, कोन के जैसी, अपेक्स हार्ट की तरफ इसकी डायरेक्टेड है, और ऊपर यहाँ इस बेस में से, ठीक है, राइज करती है और ऊपर और आगे की तरफ आती है, राइट हाफ ऑफ स्टर्नम के आगे देखें कि लेफ्ट से राइट की तरफ, तो ये क्रॉस की तरफ, ठीक है, लेफ्ट साइड से राइट की तरफ जा रही है। अगेन उसी तरह देखेंगे आप ऊपर बैठ के नीचे देखते हैं तो आपको भी चेस्ट पे अपना हार्ट समझे फील होता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से आपकी अराइज करके राइट साइड, राइट हाफ ऑफ स्टर्नम के पीछे आई है, स्टर्नल एंगल के लेवल पर, वहाँ ये आर्च ऑफ एओर्टा के साथ कंटिन्यूस हो गई। असेंडिंग एओर्टा जो है वो फाइब्रस पेरिकार्डियम के अंदर लाई करती है और मिडल में भी एस्टर्नम में है। उसके अलावा पल्मोनरी ट्रंक के साथ मिलकर ये भी एक सीरस पेरिकार्डियम की शीट के अंदर होती है, ठीक है, सबसे क्लोजेस्ट वेसल्स है ना ये हार्ट की, तो ये भी साथ इंक्लोज्ड होती हैं सीरस पेरिकार्डियम में। अब जहाँ इसकी रूट है ना, इसमें मतलब जहाँ ये शुरू हो रही है वहाँ पे तीन बल्जेस होते हैं या तीन साइनसेस हैं एओर्टा की, जो इसके एओर्टिक वॉल्व कस्प के पीछे लाई करती है, ठीक है, लेफ्ट राइट एंड पोस्टीरियर, कॉरोनरी साइनसेस एंड द नॉन कॉरोनरी साइनस। उसके बाद ब्रांचेस इसकी आपको पता है, कॉरोनरी आर्टरी इसी एओर्टा की पहली ब्रांच है, राइट वाली राइट एओर्टिक साइनस से आती है, राइट कस्प के पीछे से, लेफ्ट वाली लेफ्ट एओर्टिक साइनस से लेफ्ट कस्प के पीछे से आती है। एओर्टिक आर्च की बात करें तो ये क्या है, ये सेंडिंग एओर्टा की कंटिन्यूएशन है, ये सुपीरियर मिडियास्टर्नम में है क्योंकि स्टर्नल एंगल से ऊपर है और वो डिमार्केशन है दोनों मिडियास्टर्नम्स की, सुपीरियर और इंफीरियर की। मेनोब्रियम स्टर्नाई के पीछे, ठीक है, अपवर्ड बैकवर्ड आर्च करती है और ट्रैकिया के सामने लेफ्ट पे हो जाती है, तो उसकी मेन डायरेक्शन बैकवर्ड है क्योंकि असेंडिंग एओर्टा फॉरवर्ड गई थी, आर्च बन के इसको वापस पीछे की तरफ आना है। अगर ये 3D हो तो आप इसको इमेजिन करें कि लेफ्ट साइड से राइज हुई चीज़ राइट की तरफ गई है और फॉरवर्ड भी गई है, आपकी बैक साइड पे आर्च करके पीछे की तरफ आ रही है, ठीक है। उसके बाद ये डाउनवर्ड और लेफ्ट साइड ऑफ ट्रैकिया पे जाएगी और स्टर्नल लेवल के एंगल पर ये डिसेंडिंग एओर्टा बन जाएगी, यानी कि ये स्टर्नल एंगल है ना, इससे ऊपर गई थी, इससे नीचे असेंडिंग एओर्टा थी, ऊपर गई थी आर्च, आर्च होकर यहाँ से वापस नीचे आई है तो डिसेंडिंग बन गई है। ब्रांचेस क्या है इसकी, ये जो आर्च है यानी कन्वेक्स है, ये तीन मेजर आर्टरीज को राइज करती है, इसमें ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड है और लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी है, ठीक है। अब जो सबसे पहली ब्रांच है वो है ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, ठीक है। ये ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी जो है ना, ये राइट साइड ऑफ ट्रैकिया पे जाती है और राइट सब क्लेवियन और राइट कॉमन कैरोटिड में डिवाइड होती है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है वो असेंडिंग से डिसेंडिंग की तरफ है एओर्टा की, इसलिए राइट साइड वाली को फर्स्ट ब्रांच कहा है, ठीक है। आप लोग ऐसे आइंस्टाइन वाले सवाल पूछते हो इसलिए मैंने कहा मैं पहले ही बता दूं।
फर्स्ट ब्रांच इसलिए कहा है क्योंकि असेंडिंग एयोर्टा से हम कंसीडर करते हैं ना इसका ओरिजिन, तो असेंडिंग से डिसेंडिंग की तरफ जा रहा है। आर्च शुरू असेंडिंग की साइड पे होती है, असेंडिंग राइट साइड पर है, इसलिए राइट साइड की ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी को तो राइट की डायरेक्ट निकल रही है, उसको फर्स्ट ब्रांच का है। अब वो ऊपर और राइट की तरफ जाएगी ट्रैकिया पे, वहाँ वो डिवाइड करेगी राइट सबक्लेवियन पे और राइट कॉमन कैरोटिड पे, बिहाइंड द राइट स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। राइट सबक्लेवियन राइट अपर लिम्ब में चली जाएगी, राइट कॉमन कैरोटिड हेड में चली जाएगी। सेकंड ब्रांच जो है वो लेफ्ट कॉमन कॉमन कैरोटिड आर्टरी की कॉमन कैरोटिड, ये लेफ्ट साइड और ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी पे राइज करती है। जैसे यहाँ पे देखिए ये राइट मोस्ट है, लेफ्ट मोस्ट है, ठीक है। उसकी इस वाली से ये लेफ्ट पे राइज करती है, जो ग्रीन से शो की हुई है। जो ग्रीन से शो किया है ना बच्चों, वो कॉमन कैरोटिड है, पर्पल डार्क पर्पल प्लम कलर, बल्कि ये ब्रेकियोसेफेलिक है, ठीक है। अब ये ऊपर की तरफ जाती है लेफ्ट साइड ऑफ ट्रैकिया पे, और नेक में कैसे इंटर करती है, बिहाइंड द स्टर्नोक्लेविकुलर। थर्ड, जो इसमें वॉल्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इतना प्रेशर होता है, बैक फ्लो नहीं होता एक दफ़ा जब निकल गया, ठीक है। अच्छा, थर्ड ब्रांच की बात करते हैं तो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी जो है वो एओर्टिक आर्च से वहाँ राइज करती है जहाँ लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी थोड़ा सा पीछे है, ठीक है, पोस्टीरियर साइड पे ओरिजिन है इसका। अब ये लेफ्ट साइड ऑफ ट्रैकिया से जाती है ईसोफेगस के पीछे से रूट ऑफ नेक में जाती है, और लेफ्ट लंग के ऊपर जहाँ लेफ्ट लंग की एपेक्स है ना, जो पॉइंटेड एंड जो रिब से बाहर नजर आ रहा होता है, ठीक है, उसके ऊपर से आर्च करती हुई अपर लिम्ब के अंदर चली जाती है। अब आप देखें कि जो राइट साइड की है वो जो राइट साइड की ब्लड सप्लाई है सबक्लेवियन आर्टरी, वो ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी की ब्रांच है, लेकिन जो लेफ्ट साइड वाली है वो डायरेक्ट हार्ट से आ रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जामिनर्स का फेवरेट होता है, वो पूछते हैं कि राइट अपर लिम्ब और लेफ्ट अपर लिम्ब की सर्कुलेशन का क्या डिफरेंस है। और कुछ लोगों का ये मानना है कि ये थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली नहीं देखा कभी मैंने, लेकिन थ्योरेटिकली कह सकते हैं कि इस वजह से माइनर सा ब्लड प्रेशर डिफरेंस भी आ सकता है, क्योंकि एक वेसल डायरेक्ट हार्ट से आती है उसका प्रेशर और होगा, एक डिवाइड होकर आती है उसका प्रेशर और होगा। दोबारा बता रही हूँ, प्रैक्टिकली डिफरेंस बहुत कम आता है, किसी डिजीज के केस में आता है, वो आपके लेवल से बाहर है। थ्योरेटिकली अगर कोई पूछता है टीचर तो आप ये वजह बता सकते हैं कि दोनों बाजू में बीपी डिफरेंट आ रहा है, तो क्यों, आपके लेवल पर यही बात है। जब आप सीनियर हो जाएंगे, सर्जरी पढ़ेंगे, तो फिर उसमें पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज और बहुत कुछ है बताने को तब, ठीक है। डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा की बात करते हैं तो जो डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा ये पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में ये कैसे शुरू होती है, आर्च ऑफ एओर्टा से लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी पे T4 के लेवल पर जहाँ स्टर्नल एंगल है, ठीक है। अब ये नीचे की तरफ आती है वर्टिब्रल कॉलम के फ्रंट पर, और 12th थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पर ना ये डायफ्राम के अंदर से गुजरती है, इसकी अपनी ओपनिंग है एओर्टिक ओपनिंग, ठीक है। और वहाँ एक कंटिन्यूस है एब्डोमिनल एओर्टा के साथ। इसकी जो ब्रांचेस हैं ना वो क्या है, वो इंटरकोस्टल आर्टरीज हैं, ठीक है, इंटरकोस्टल वेसल्स हैं दोनों साइड की, और सब कोस्टल वेसल्स हैं, ठीक। और वो किसको सप्लाई कर रही है, पेरिकार्डियम को, इसोफेगस को, ब्रोंकियल आर्टरीज को। अच्छा, इस पिक्चर में थोड़ा सा ब्रांचेस क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए, ये जो डिमार्केशन है ना ये डायफ्राम है, ठीक। इसके नीचे एब्डोमिनल, ऊपर थोरेसिक, उसके बाद देखिए इससे डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा यहाँ से शुरू हो चुकी है, इससे पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज अराइज करती हैं, पेरिकार्डियल ब्रांचेस हैं, ठीक है, और डायफ्राम के लिए सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरीज है, उसके अलावा सब कोस्टल आर्टरी है, और इस डिमार्केशन से नीचे डायफ्राम है और उससे नीचे एब्डोमिनल एओर्टा। अच्छा, पल्मोनरी ट्रंक की बात करते हैं तो पल्मोनरी ट्रंक जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल से लेकर लंग्स में पहुंच जाता है। अब ये जो राइट वेंट्रिकल के अपर पार्ट से एग्जिट करता है ना, तो वहाँ ये ऊपर की तरफ, पीछे और लेफ्ट की तरफ जाता है, ठीक है। इसको 3D में फील करेंगे, एक चीज़ ऊपर की तरफ भी जाती है, बैकवर्ड भी जाती है और लेफ्ट भी जाती है, ठीक है। तकरीबन 2 इंचेस लॉन्ग है, और एओर्टिक आर्च की जो कनकेविटी है ना, इनका रिलेशन भी इंपॉर्टेंट होता है कि कनकेविटी है उसमें जाकर ये डिवाइड करता है राइट और लेफ्ट साइड पे, मिडल मीडियास्टिनम के अंदर है और असेंडिंग एओर्टा के साथ। ये भी फाइब्रस पेरिकार्डियम के अंदर होता है और सीरस पेरिकार्डियम की शीथ के अंदर, ठीक है। इस वाली पिक्चर में देखें, ये चीज़ बताई हुई है रिलेशन के, देखें कि आर्च इसके मतलब आर्च के अंदर से होता हुआ ये जा रहा है डिवाइड होने, ये चीज़ बताई हुई है। और अगर आप, ये लेटरल व्यू है क्योंकि आप लोग व्यू भी पूछते हैं, अगर आप साइड से देखें तो आप देखें जो आर्च बन रही है ना, उसके उसके नीचे से ये निकलता हुआ आ रहा था ना, तो राइट और लेफ्ट अलग अलग चली गई है, ये वाली राइट है और ये वाली लेफ्ट है,
ठीक है, आर्च के अंदर से गुजर कर। इसकी ब्रांचेस की बात करें तो राइट पल्मोनरी आर्टरी जो है वो असेंडिंग एओर्टा के पीछे से जाकर स्पीरिया वेना कैवा के रूट ऑफ राइट लंग में जाएगी, लेफ्ट वाली जो है वो लेफ्ट में जाएगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट है जो वो है लिगामेंटम आर्टेरियोसम। ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये एक फाइब्रस बैंड है जो पल्मोनरी ट्रंक की बाइफर्केशन वाला पॉइंट है ना, यानी इससे पहले को राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो, उसको एओर्टिक आर्च की कनकेव वाली बेस से मिलाता है। यानी कि कनकेव कौन सी है, ये दो है ना, तो ये नीचे वाली इज कनकेव, ऊपर वाली इज कन्वेक्स। ठीक है, नीचे वाली बेस से मिलाता है। तो इससे ये फायदा होता है कि लंग्स बाईपास हो जाते हैं। ये फीटस में होता है, इसलिए क्योंकि फीटस में लंग्स फंक्शनल नहीं होते, तो उसमें राइट हार्ट अगर ब्लड पल्मोनरी ट्रंक में पंप करे तो उसका कोई एडवांटेज नहीं है, लंग्स फंक्शनल ही नहीं है, वो ऑक्सीजनेट नहीं कर सकते। जैसे आपने एट्रिया और वेंट्रिकल्स में पढ़ा था ना कि एट्रिया का ब्लड फोरामेन ओवेल के थ्रू राइट साइड लेफ्ट पे चला जाता है, राइट से वेंट्रिकल्स से भी सेप्टम से रास्ता है लेफ्ट में जाने का। इसी तरह अगर कुछ ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है तो वो भी पास कर दिया जाता है एओर्टा के अंदर के बॉडी में, पुश कर दिया जाए, लंग्स में ना किया जाए। तो वो जिससे थ्रू होता है वो है लिगामेंटम आर्टेरियोसम। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्लिनिकल थोड़ा सा पॉइंट था कि लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है, एक नर्व है वेगस नर्व की ब्रांच, इसको डिस्कस करते हैं। ये इसी डक्ट इस वाले जो ये लिगामेंटम आर्टेरियोसम है ना, छोटा सा लिगामेंट, ये किस चीज़ का रेमिनेंट है, ये आया कहाँ से, फीटल लाइफ में ये पेटेंट होता है ना, जब इसमें से ब्लड पास कर सकता है तब इसको हम डक्टस आर्टेरियोसिस कहते हैं। ठीक है, डक्टस आर्टेरियोसिस, तो तब ये पेटेंट होता है कि ये ब्लड को पास करवाए। लेकिन जब आप अपना फर्स्ट ब्रेथ लेते हो ना, उसके बाद ये श्रिंक होना शुरू हो जाता है और अडल्ट में सिर्फ एक लिगामेंट की तरह रह जाता है। तो ये शो करता है कि फीटल लाइफ में यहाँ कुछ मौजूद था, अब नहीं है। ठीक है, अब लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व जो है ना, वो इसी डक्टस आर्टेरियोसिस के लोअर बॉर्डर से हुक करती है। हुक करने का मतलब है आर्च होती है और जो बर्थ के बाद बंद हो जाता है। ठीक है, अगर ये जो डक्ट है ना ये पेटेंट रह जाए, फंक्शनल रह जाए, तो क्या होगा, तो एडल्ट बंदे में एओर्टिक ब्लड जो है ना वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में एंटर करना शुरू हो जाएगा। अब आपका ये सवाल अराइज होगा कि पल्मोनरी वाला एओर्टा में क्यों नहीं जाएगा, एओर्टा वाला पल्मोनरी में क्यों आएगा, तो इसलिए आएगा कि एओर्टा का प्रेशर ज़्यादा होता है, तो बैक फ्लो होने का चांस ज़्यादा है बनस्बत इसके कि पल्मोनरी वाला आगे पुश करे। ठीक है, जैसे ये दो स्ट्रक्चर मैं एच बनाऊंगी समझाने के लिए, ऊपर वाली एओर्टा है, नीचे वाली पल्मोनरी ट्रंक है। ठीक है, ए और पी लिखूंगी, दरमियान में इनका कनेक्शन है जो कि वैसे ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर इन केस एबनॉर्मलिटी की वजह से ये पेटेंट यानी फंक्शनल रह जाता है, तो ब्लड जो है ना बच्चों वो एओर्टा से नीचे पल्मोनरी ट्रंक में आएगा, क्योंकि एओर्टा का प्रेशर ज़्यादा है, पल्मोनरी ट्रंक से ऊपर जाने का चांस नहीं है प्रेशर की वजह से। अच्छा, अगला क्वेश्चन आता है कि किया क्या जाए अगर ये रह गया, सो सर्जिकली इसको रिमूव करना ज़रूरी होता है। ठीक है, सर्जरी करके इसको ख़त्म कर दिया जाता है आपस के कनेक्शन को, तो पल्मोनरी ट्रंक अपना सेपरेट फंक्शन करता है और एओर्टा अपना सेपरेट फंक्शन करता है। लेकिन उस टाइम देखिए नर्व को मेंशन करने का मकसद क्या था, लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व को, कि इसलिए कि जब आप सर्जरी कर रहे हो तो आप इस नर्व का ख्याल रखो कि नर्व ना कट जाए, क्योंकि वो इसके पास से गुजरती है, और अगर ये नर्व पैरालाइज हो जाए तो आपकी वॉइस खराब हो जाती है, क्योंकि ये आपके वोकल कॉर्ड्स को सप्लाई करती है, लेफ्ट एंड राइट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। ठीक है, ये वो नर्व वाइड नर्व्स हैं जो आपके वोकल कॉर्ड्स जो वॉइस प्रोड्यूस करते हैं ना आपकी, उनको सप्लाई करती है। इसलिए लिखा है यहाँ पर स्पेशल ये बात कि फर्स्ट ईयर से याद रख लो जिसने कार्डियोथोरैसिक सर्जन बनना है, कि जब किसी का पीडीए पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस क्लोज करोगे तो उसकी लेंजियल नर्व नहीं डैमेज करनी, वरना उसके दिल का तो मसला हल कर दोगे, उसकी आवाज़ बैठ जाएगी। एक साइड की खराब होने से आवाज़ खराब होती है, दोनों साइड के खराब होने से चली जाती है। ठीक है, ये देखो इस पिक्चर में आपको लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व दिखाई हुई है कि इस तरह वो एओर्टा की देखिए रैप होकर वापस ऊपर जा रही है। इसको रिकरेंट कहा है इसलिए मैंने आपको बताया था ना, रिकरेंट और कोलेटरल चीज़ें, कि ये रिकरेंट वापस जा। अच्छा, थोरेसिक नर्व्स की बात करते हैं तो पहली जो नर्व है वो है वेगस नर्व। वेगस नर्व कौन से फाइबर्स लाती है, ये प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स लाती है थॉरिक्स में और एब्डोमिनल कैविटी में। प्री गैंग्लियोनिक इसलिए कहा है क्योंकि पैरासिम्पथेटिक नर्व्स के गैंग्लियंस जो हैं वो कहाँ बनते हैं,
जिस विसरा को सप्लाई करना है उसके पास। तो जो नर्व है ना, खुद वो वाले फाइबर्स ला रही है जिन्होंने अभी गैंग्लियन नहीं बनाया। ये गैंग्लियन वहां बनाएंगे जहां इन्होंने विसरा को सप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा बच्चों, क्वेश्चंस जो थोड़ा सा क्लिनिकल या इस तरह के होते हैं ना, वो एंड पे पूछा करें, उससे क्लास में इंटरप्शन होती है, ठीक है। कुछ रेलिवेंट अभी मिस हो गया तो रिपीट करने का कह दें, लेकिन कुछ क्लिनिकल अगर एक्स्ट्रा माइंड में आता है वो एंड पे, ठीक है। क्योंकि वो फिर अभी वक्त रिलेट नहीं हो रहा था और हम डिस्कशन में बहुत दूर निकल जाएंगे, टॉपिक से हट जाएंगे। अब ये दोनों जो वेगस नर्व्स हैं क्या करती हैं, कार्डिक ब्रांचेस देती हैं नेक में, जो फिर डिसेंड करके चेस्ट में आती हैं। अब ये जो ब्रांचेस हैं ये पल्मोनरी, इसोफिजियल, कार्डिक प्लेक्सस बनाती हैं और सप्लाई करती हैं लंग्स, इसोफेगस, हार्ट को रिस्पेक्टिवली। अब आप सोचेंगे ये प्लेक्सस कौन से हैं। बच्चों मैंने बात की थी ना कि ये जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है इसके गैंग्लिया जो हैं ये विस्रा के करीब बनते हैं, ठीक है। तो वही जो हर एक विस्रा का अपना गैंग्लियन है ना, वो उसका प्लेक्सिस कहलाता है, ठीक है। अच्छा, राइट वेगस नर्व जो है वो थॉरिक्स में डिसेंड करती है, पहले ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी के पीछे होती है। अब ब्रेकियोसेफेलिक की लोकेशन इमेजिन करें, जैसे आप 3D पिक्चर देख रहे हैं अपने माइंड में, उसको याद करें वो कहाँ पर थी, आर्च के ऊपर से, ठीक है, राइट साइड पे। उसके पीछे और लेटरल साइड पे लाई करती है, फिर ये ट्रेकिया के लेटरल लाई करती है, उसके बाद फिर टर्मिनल पार्ट ऑफ एजाइकस वेन यानी स्पीरियर वेना कैवा से मीडियल साइड पे लाई करती है। रूट ऑफ राइट लंग के पीछे से गुजरती है और वहां पर पल्मोनरी प्लेक्सस बनाती है, यानी कि लंग्स को सप्लाई करती है। वहां से एग्जिट करके इसोफेगस या फूड पाइप की पोस्टीरियर सरफेस से होते हुए वहां पहले इसोफेजियल प्लेक्सस बनाती है, फिर जो डायाफ्राम की इसोफेजियल ओपनिंग है ना, उसके साथ साथ डिसेंड होकर स्टमक की बैक साइड पे चली जाती है। यानी कि जहां जहां से गुजरी थी वहां वहां सप्लाई करने के बाद स्टमक की बैक साइड पे चली गई। लेफ्ट वेगस नर्व की बात करते हैं तो थॉरिक्स में डिसेंड करती है, लेफ्ट कॉमन करोटिड और सबक्लेवियन के दरमियान। अब दो बातें हैं इनके रिलेशंस मुख्तलिफ होने की, एक तो ये कि लेफ्ट वाली हुक करती है ब्रांचेस देने में, और दूसरी बात है कि जिन वेसल्स से रिलेशन बताना है वो भी तो डिफरेंट है। राइट साइड पे ब्रेकियोसेफेलिक है जबकि लेफ्ट साइड पे कॉमन करोटिड भी है और ब्रेकियोसेफेलिक अलग से भी है, ठीक है, इस वजह से। अब ये क्या करती है लेफ्ट वाली वेगस नर्व, ये लेफ्ट साइड ऑफ एओर्टिक आर्च को क्रॉस करती है और फेनिक नर्व जो है, जो डायफ्राम की नर्व है, उसके नीचे से पास करती है। उसके बाद बैक साइड पे लेफ्ट लंग की रूट से होते हुए वहां का पल्मोनरी प्लेक्सस बनाया, वहां से निकले इसोफेगस का प्लेक्सस बनाया, बिल्कुल राइट की तरह ही फिलहाल। सिर्फ ये कि स्टार्टिंग वाला रिलेशन डिफरेंट था क्योंकि हार्ट की वेसल्स का अरेंजमेंट वहां डिफरेंट था। तो ये इसोफिजियल ओपनिंग जो है ना डायफ्राम की, उससे होते हुए ये अब स्टमक की फ्रंट साइड पे आ जाती है, ठीक है। तो लेफ्ट वेगस नर्व स्टमक की फ्रंट पे और राइट वाली बैक पे चली जाती है। इस पिक्चर में देखें, यहाँ पे आपको वेगस नर्व शो की हुई है, वो भी किस साइड की, लेफ्ट साइड की, ताकि आपको यहाँ से आर्चिंग समझ जाए कि किस तरह ये आर्च ऑफ एओर्टा के नीचे से होती है। जो डॉटेड दिखाया हुआ है ना बच्चों, पर्पल वाला पोर्शन, ये जो डॉटेड है इसका मतलब है इसके पीछे से गुजर के वापस ऊपर जा रही है। देखिए कहाँ जा रही है, टू ट्रैकिया, ट्रैकिया के अंदर क्या है, वोकल कॉर्ड्स। नर्व कौन सी है, लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, सॉरी लेरिंजियल नर्व। रसमोलैरिटी और रसमोलैरिटी वाली बात हो गई है। अच्छा, थोरेसिक नर्व की ब्रांचेस की बात करते हैं तो हर जो वेगस नर्व है, यानी कि लेफ्ट वाली भी राइट वाली भी, वो रिकरेंट लेरिंजियल नर्व बनाएगी। राइट और लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व जो है ना, अब इनके रिलेशन और ज़्यादा डिफरेंट है। जो मेन वेगस नर्व थी उनका तो सिर्फ इनिशियल डिफरेंट था ना, बाकी फिर प्लेक्ससेस चाहे पल्मोनरी हो चाहे इसोफिजियल और फिर डिसेंड करना उनका एक जैसा था। अब लेकिन जो राइट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व है, राइट वेगस से अराइज करने के बाद राइट सबक्लेवियन आर्टरी से हुक करती है और वापस ऊपर ट्रैकिया और इसोफेगस के दरमियान चली जाती है, जाकर राइट साइड के वोकल कॉर्ड को सप्लाई करती है। लेकिन लेफ्ट वाली जो है वो लेफ्ट वेगस ट्रंक से अराइज करने के बाद आर्च ऑफ एओर्टा को पहले क्रॉस करती है, ठीक है, वहां ये लिगामेंटम आर्टेरियोजम के अराउंड हुक करती है, फिर उसके बाद ट्रैकिया और इसोफेगस के दरमियान में भी ग्रूव है, थोड़ी जगह है जहाँ पे नर्व की, जैसे कह लें कि सल्कस है नर्व के लिए, उसमें सेंड करती है, ठीक है। वहां से फिर वोकल कॉर्ड को सप्लाई करती है। इसलिए क्योंकि ये आर्च ऑफ एओर्टा से हुक करती है जबकि राइट वाली सिर्फ
उसकी आर्च ऑफ एओर्टा की ब्रांच से हुक करती है। इस वजह से लेफ्ट का जो ओरिजिन है ना थॉरिक्स में वो काफी नीचे है एज कंपेयर टू राइट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। ठीक है, अब रिकरेंट लैरिंजियल नर्व जो ट्रैकियोएसोफेगस को सप्लाई करती है और क्या है, लैरिंग्स की मेजर मोटर और सेंसरी सप्लाई है। ठीक, इस वाली पिक्चर में दिखाया हुआ था कि आप रिलेशंस को कंपेयर कर सको। देखो राइट साइड वाली को देखो, राइट वाली इधर से आई है ना वेगस, राइट वेगस आई है और यहाँ से ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से, क्योंकि ये राइट साइड है ये लेफ्ट साइड है, इससे हुक करके वापस चली गई ट्रैकियोसेफेगस के दरमियान सप्लाई करने। इसकी निस्बत आप लेफ्ट साइड पे देखो, ये आई है यहाँ नीचे से होकर, ठीक है, आर्च ऑफ एओर्टा के नीचे से यहीं पर होना चाहिए लिगामेंटम आर्टेरियोसम, उसमें से हुक करके पीछे की तरफ से होती हुई गई है ट्रैकिया को सप्लाई करने। अब बात करते हैं फ्रेनिक नर्व्स की। तो फ्रेनिक नर्व्स जो हैं ये नेक में अराइज करती हैं, कहाँ से, सर्वाइकल प्लेक्सस के रमाई से। देखिए सप्लाई डायफ्राम को करती हैं लेकिन अराइज नेक से करती हैं। इस बात को हम मल्टीपल टाइम्स डिस्कस कर चुके हैं कि डायफ्राम जो है एम्ब्रियोनिक लाइफ में नेक में डेवलप होता है, डिसेंड करता है, इसलिए वो अपनी नर्व सप्लाई वहीं से साथ लेकर आता है। अब जो राइट वाली फ्रेनिक नर्व है वो थॉरिक्स में डिसेंड करती है, ठीक है, ब्रेकियोसेफेलिक वेन की राइट साइड पर और स्पीरियर वेना कैवा की। उसके बाद ये रूट ऑफ राइट लंग के फ्रंट से गुजरती हैं। वेगस पीछे से गुजरी थी, ये फ्रंट से गुजरी हैं, ठीक है, और राइट साइड से होते हुए पेरिकार्डियम की राइट एट्रियम यानी कि राइट एट्रियम के दरमियान लाई कर रही है, रूट ऑफ राइट लंग और एट्रियम के। उसके बाद ये राइट साइड ऑफ इंफीरियर वेना कैवा से डायफ्राम की तरफ आती है और कैवल ओपनिंग जो है ना उसमें से गुजर के जाती है। अब डिफरेंस देखिए कि जो वेगस नर्व थी ना उसने स्टमक को सप्लाई करना था ना, तो वो डायफ्राम के भी उस वाली ओपनिंग में से गुजरी थी जिस ओपनिंग में से इसोफेगस जाती है। फ्रेनिक नर्व ने डायफ्राम को सप्लाई करना है तो ये डायफ्राम की भी मतलब उस वाली ओपनिंग या उस वाले पार्ट में से गुजरेगी जहां पर वेना कैवा है, उसके साथ गुजरते हुए ये होकर डायफ्राम में आएगी, ठीक है, सप्लाई करने के लिए, क्योंकि वहां पे सेंट्रल टेंडन है ना उस पार्ट को सप्लाई करने के लिए। लेफ्ट वाली की बात करें वो भी थॉरिक्स में डिसेंड करती है, लेफ्ट साइड ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी पे। राइट वाली ब्रेकियोसेफेलिक की तरफ थी, ये लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी की है, ठीक है। लेफ्ट साइड ऑफ एओर्टिक आर्च को सप्लाई करने के बाद लेफ्ट वेगस नर्व से क्रॉस किया, रूट ऑफ लेफ्ट लंग के आगे से गुजरे, पेरिकार्डियम पर डिसेंड किया और उसको सेपरेट किया लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है। मतलब ये है कि पेरिकार्डियम की वजह से, मतलब अगर लेफ्ट वेंट्रिकल के पीछे पेरिकार्डियम है उसके पीछे नर्व है, सिंपल लफ्ज ये है, ठीक है। अब डायफ्राम पे पहुंची है तो उसकी जो टर्मिनल ब्रांचेस है ना वो उसके मसल को पिरस करके सेंट्रल पार्ट ऑफ पेरिटोनियम को सप्लाई करते हैं, ठीक है। फ्रेनिक नर्व के अंदर एफरेंट और इफरेंट यानी लाने वाले और ले जाने वाले सेंसेशन को दोनों फाइबर्स हैं। इफरेंट जो है वो वाहिद है जो डायफ्राम की मोटर सप्लाई है मूवमेंट को, इसलिए ये पैरालाइज होने से डेथ हो जाती है, ठीक है। एफरेंट फाइबर्स जो है वो सेंसेशन लेके जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, कहाँ से, पेरिटोनियम की और डायफ्राम की अंडर सरफेस से। यानी तभी डायफ्राम का जो स्ट्रेच वगैरह का पेन है वो फील होता है। कोई भी चीज़ जो ऐसी सरफेस को इरिटेट करे जो डायफ्राम को टच करती है तो हम पेन उसका शोल्डर में फील करते हैं, ठीक है। दोबारा बताते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ जो डायफ्राम के साथ टच करती है और वो डायफ्राम को इरिटेट करती है तो भी उसका पेन हम शोल्डर में फील करते हैं। तो एब्डोमिनल या थोरेसिक मिड पॉइंट पे होगा ना जहाँ डायफ्राम है, लेकिन ज़्यादा शोल्डर में फील होता है क्योंकि रेफर्ड पेन होता है ज़्यादातर इसका। एब्डोमिनल पेन्स डिफ्यूज होते हैं, मिक्स से पेन्स होते हैं, आप उसको पिन पॉइंट नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन शोल्डर में दर्द जाने से आप एक क्लू ले सकते हो कि इसका ओरिजिन कहाँ कहाँ से हो सकता है, ठीक है। इस पिक्चर में देखिए C3 C4 C5 से डिसेंड करती हुई एक वेसल नीचे की तरफ आ रही है, मीडियास्टल प्लूरा को सप्लाई किया, फाइब्रस पैराइटल पेरिकार्डियम को दिया, लेकिन मेन इसने कहाँ जाकर सप्लाई करना है, डायफ्रेगमेटिक प्लूरा को, डायफ्राम को मोटर सप्लाई, ठीक है, और डायफ्रेगमेटिक पेरिटोनियम को, इनको जिनको डॉट लगे हुए इनको सेंसरी दिया और इसको मोटर सप्लाई दी है, ठीक है। डायफ्राम को डॉट वाला सेंसरी और ये वाला बाइफ्रिकेशन वाला मोटर है।
सिंपैथेटिक ट्रंक की बात करते हैं तो जो थोरेसिक पार्ट है ना सिंपैथेटिक ट्रंक का, उसके ऊपर सर्वाइकल और नीचे लंबर पार्ट है सिंपैथेटिक ट्रंक के, ठीक है। सबसे लेटरली प्लेस स्ट्रक्चर है मीडियास्टिनम का, और जहाँ पे हेड ऑफ रिब्स है उनकी तरफ जाता है। थोरेसिक वर्टिब्रा से एग्जिट करता है और मीडियल आर्कुएट लिगामेंट और डायफ्राम का उसके पीछे लाई करता है। जो सिंपैथेटिक ट्रंक है उसके कभी 12 और कभी कभी 11 सेगमेंट्स होते हैं, और क्या करते हैं सबके अंदर एक ग्रे और एक वाइट रेमस है जो नर्व बनाते हैं। यानी कि आपको पता है ना कि नर्व कहाँ से राइज करती है, हम इसका कट सेक्शन बनाते होते हैं ना वर्टिब्रल कॉलम का, सेंटर में जो है वो ग्रे मैटर और बाहर सेंटर में वाइट और बाहर ग्रे मैटर है, तो उसमें दोनों कंपोनेंट दोनों से न्यूरॉन्स आते हैं, ठीक है। ब्रांचेस क्या है इसकी, ब्रांचेस में वाइट रेमाई कम्युनिकेंट्स हैं, इसमें आपने बहुत डिटेल में नहीं जाना, शॉर्ट शॉर्ट में रहना कि सिंपैथेटिक चेन के साथ कंटिन्यूस हैं, और इसके अंदर वो फाइबर्स आते हैं जो सिंपैथेटिक चेन बनाते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि वर्टिब्रल कॉलम है, इससे फाइबर्स राइज करते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम के जो कि प्री गैंग्लियॉनिक है। इसके गैंग्लियॉन वर्टिब्रल कॉलम के बहुत करीब बन जाते हैं और आपस में भी कनेक्टेड होते हैं, जिसको हम सिंपैथेटिक चेन कहते हैं। ये उसी की ब्रांचेस है, ठीक है। वाइट वाले ये बनाते हैं, जो ग्रे वाले हैं ना वो इस सिंपैथेटिक चेन को इनकी मैचिंग थोरेसिक स्पाइनल नर्व से कनेक्ट करते हैं। उसके अलावा पोस्ट गैंग्लियॉनिक फाइबर्स भी ग्रे वाले पार्ट ऑफ नर्व से जा रहे होते हैं, ब्लड वेसल्स को, स्वेट ग्लैंड्स को, और एरेक्टर पेलाई मसल वो है जो आपके जो कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो गए, जो बाल स्किन के खड़े हो जाते हैं उनको सप्लाई करने वाला मसल है, ठीक है, हेयर शाफ्ट को। बॉडी वॉल और लिम्स को सप्लाई करते हैं। जो थोरेसिक स्प्लाइंटनिक ब्रांचेस हैं वो फर्स्ट फोर या थोरेसिक चेन गैंग्लिया को सप्लाई करती हैं, और यही जो प्लेक्सेस है ना ये पल्मोनरी, कार्डियक, इसोफेजियल उनको भी, यानी जिनको वेगस से पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई थी ना बच्चों, उन्हीं वाले विस्ट्रा को सिंपैथेटिक ट्रंक के थ्रू सिंपैथेटिक सप्लाई भी है, क्योंकि अगर उनको रेस्ट और डाइजेस्ट कंडीशन में इन्वॉल्व करना है तो उनको स्ट्रेस और फाइट की कंडीशन, फाइट एंड फ्लाइट में भी इन्वॉल्व करना है, ठीक है। बाकी डिटेल्स इसकी फिजियोलॉजी में डिस्कस कर चुके हैं आप। अब इसकी चौथी जो ब्रांच है वो एब्डोमिनल विस्ट्रा है। एब्डोमिनल सप्लाई के लिए इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। एब्डोमिनल डायफ्राम मतलब डायफ्राम को पेरिस करके एब्डोमिन में जाती है, वहाँ विस्ट्रा को सप्लाई कर रही होती है। क्वेश्चंस